मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, एक इंसिडेंट बता दीजिए डिस्क्रिमिनेशन का। आप चिल्ला चिल्ला के अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में चले गए होते, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, आप चले गए होते चिल्ला चिल्ला के। मैं बताऊं डिस्क्रिमिनेशन का एक हिस्सा। देखिए, जिस तरह से राजस्थान में एक कन्हैयालाल व्यक्ति की हत्या हुई, 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी हुई, 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिला मेरे भाई, राजस्थान में। सुनिए सर, तन से जुदा किसने लगाया? दानिश कुरैशी जी। हमने उसकी निंदा की। सुनिए, आप दूसरी निंदा करके खुश हो गए। सुनिए नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया। अब सुनिए, लेकिन गर्दन तो कट गई ना दानिश जी, आपने निंदा कर दी लेकिन काटने वालों ने गर्दन काट दी ना। क्या ये एक्सेप्ट नहीं है? अरे सुनिए, बिल्कुल गलत हुआ जो हुआ। अब आगे तो सुनिए। अच्छा, बस हो गया। नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने वालों की नासिर और जुनैद, नहीं, आप चलिए सही बात कर लेते हैं। आज शासनकाल में ठीक है, हरियाणा के अंदर में कट्टरपंथियों की महासभा भरी जाती है और वो ये किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, पर वो थे कौन? 25,000 के इनामी बदमाश जिनको लेकर आज दुनिया भर में चिल्लाया जा रहा है। 25 और 50,000 के इनामी बदमाश जिनको लेकर दुनिया भर में चिल्लाया जा रहा है कि माइनॉरिटी। अरे सर, वो एक क्राइम की घटना है, समझे आप दानिश कुरैशी जी? क्राइम की घटना है। अरे महापंचायत हरियाणा में लगती है और वो ये कहती है कि राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैरों पे, जाएगी नहीं, उनके ऊपर किसी पे एफआईआर नहीं होती। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, आपकी सरकार एफआईआर नहीं हो रही, जिन्होंने कहा राजस्थान पुलिस आएगी चलकर, जाएगी अपने पैरों पे नहीं। बताइए प्रेम शुक्ला जी, जवाब दे दीजिए सीधे सीधे दानिश कुरैशी जी के इल्जाम का। नहीं, ये आक्रोश तब व्यक्त हुआ जब राजस्थान पुलिस ने आके एक गर्भवती महिला को जो है इस तरह से पीटा कि उसका गर्भपात हो गया। इस तरह की कार्रवाई की गई और एक कौम विशेष और इस तरह के आक्रोश नहीं संवैधानिक है, ये विधि पूर्वक नहीं है। अगर कोई इस तरह का भी आक्रोश करता है तो हम उसका भी निषेध करते हैं। किसी को भी कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन बमबाजों के साथ जो है, बमबाजों के लिए जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले अब हमको सबक सिखाएंगे। याकूब मेमन की अर्थी उठाकर जो है इस्लाम की एकता की जो बात, उम्मत की एकता की जो बात करते हैं, ऐसे नर पिशाचों के समर्थक जो है वो सिखाएंगे हमको नैतिकता। हरियाणा कब चलेगा उन पंचायत के कट्टरवादियों के खिलाफ बुलडोजर? बताइए, जहां आवश्यकता होगी चलाएंगे। जिहादियों के चमचों से थोड़े पूछेंगे। प्रदेश की पुलिस को वो चैलेंज कर रहे हैं और आपको आवश्यकता नहीं लगती। देखिए दीपक जी, यही कानूनन संविधान सम्मत चलाना होगा, उस पर चढ़कर बुलडोजर चलाएंगे। पाकिस्तान परस्त सांप्रदायिक कट्टर आतंकवादियों के समर्थक, जिहादियों के मक्खनबाजों के कहने पर किसी पे आरोपियों को गिरफ्तार करने, विधिक और कानूनी करेंगे, उसका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ। अरे भाई, हजारों जो है हिंदुओं के हत्यारों के तलवे चाटने वालों से थोड़े पूछा जाएगा किस पे चलेगा किस पे नहीं चलेगा। ये बताइए कि क्या हरियाणा क्या जस्टिफिकेशन भाई? अपराधियों पे चलेगा, आपसे पूछ के बुलडोजर चलाया जाएगा। जो दहशतगर्द माइंडसेट के लोग मैं भी आपके सामने रखता हूँ। मैंने हाल ही में एक सीरीज चलाई थी मेवात के बारे में। होता है हिंदू जमा होगा तो कट्टरपंथी, और आपके जिहादी जमा हो जाए तो उदार नहीं है। नहीं तो वो राष्ट्रभक्त है। राजस्थान की पुलिस के नाम की धमकी देगा वो, पुलिस को किसान भी धमकी देता तो कट्टरपंथी हो जाएगा। शुक्ला जी ये बताइए, तो फिर तो ओवैसी को जो है कट्टरपंथी, अपराधी, आतंकवादी ऐसा नवाजना पड़ेगा भाई। और रजाकारों की औलाद, पाकिस्तान परस्त रजाकारों की औलाद असदुद्दीन ओवैसी को क्या कहें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास पूरे 140 करोड़ के देश में एक जगह है जिसको आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे 140 करोड़ की जेब में अपने नैरेटिव को साधने के लिए सिर्फ एक जगह है जिसको मुद्दा बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा बेंचमार्क पाकिस्तान, क्यों? मैंने बताया पाकिस्तान इसलिए क्योंकि आप ही की पार्टी थी जो सबसे प्रमुख समर्थक थी उसकी। लेकिन मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा, मैं सीधे यहां से डीके दुबे जी के पास जाऊंगा। डीके दुबे जी, क्या AIMIM वो पार्टी नहीं थी जिसने बकायदा पृथक पाकिस्तान का समर्थन किया और कहा हैदराबाद निजाम पाकिस्तान में शामिल हो जाए? वो अगर शायद सरदार पटेल ना होते तो हो भी जाता। नहीं, आप मुझे लगता है कि केवल समर्थन की बात कर रहे हैं। ये केवल समर्थन नहीं था, वहां नरसंहार हुआ था। और आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग वहां से रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में रखते थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने कहा क्या था?
उन्होंने ये कहा था कि जो राज्य यहाँ पर रह गए हैं उनको अपनी यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाए संविधान में, और वो यूनियन ऐसी बने कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं भविष्य में वो तय कर सकें। जैसे भोपाल की बात आती है, जैसे जूनागढ़ की बात आती है, या फिर ये हैदराबाद की बात आती है। इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर संविधान बनाते समय संविधान के स्ट्रक्चर को चैलेंज किया था। वो तो डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है, नहीं तो इन्होंने कहा कि अलग देश बनाने का अधिकार। अभी तो जो हो गया था ना रजाकारों का मूवमेंट के बाद सरदार पटेल ले आए थे, तो जब संविधान फाइनल बन रहा था तब भी यही प्रयास चल रहा था कि साहब अगर वो अलग होना चाहें तो उनको अलग होने का अधिकार दिया जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि समर्थन, ये समर्थन नहीं था, ये तो नरसंहार था जिसने पाकिस्तान का निर्माण ही केवल नहीं किया, हिंदुस्तान को छिन्नी छिन्नी किया था इन लोगों ने। अब ये भाषण किसी प्रकार का दे दे, अब ये कहते हैं कि साहब वो मेरी दाढ़ी से समस्या है। आप मुझे बताइए कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में कोई ड्रेस कोड है, किसी इंस्टीट्यूट में कोई यूनिफॉर्म है, तो आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनेंगे? आप जबरदस्ती टोपी लगाकर या बुर्का पहनकर क्यों जाएंगे? ये कहाँ का नियम है? मुझे याद है मैं हैदराबाद के प्रवास पर था और निजाम के होटल में मेरा भोजन रखा गया था। साहब वहां पर उन्होंने कह दिया कि चप्पल पहन के आप अंदर नहीं जा सकते, हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म है होटल की और आपको जूता पहन के जाना पड़ेगा। आप अपनी यूनिफॉर्म ये ऐसी नहीं पहन सकते जो आप कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं। आज की साहब हमारी यूनिफॉर्म ये है। आप सोच लीजिए हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में निजाम के होटल में जूते उन्होंने खरीदवाए मुझसे और खरीदवा के कहा तभी घुस सकते हो। कार्यकर्ताओं ने बड़ा हंगामा किया, लेकिन उन्होंने साहब इतनी फोर्स लगा के रखी थी, बोले घुस नहीं सकते। जब आपका एक निजाम का होटल यूनिफॉर्म बना सकता है तो किसी और जगह पर इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकते? उसका विरोध क्यों है? जवाब दे दीजिए दानिश जी, जवाब दे दीजिए। देखिए दिक्कत क्या है, इनको आज भी यही परेशानी है। एक बात समझ लीजिए, देश का संविधान जो है ना, उसका जो कोर है वो इंक्लूसिवनेस है, और इंक्लूसिवनेस की बदौलत ही हमारे देश के तमाम लोग और तमाम सुनिए बता दीजिए आप इंक्लूसिव हैं। दानिश जी बताइए। अरे मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए। सुनिए मैं आपको बताऊं, मैं इनको जवाब दे दूं जो भाई साहब इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा देश का संविधान इंक्लूसिवनेस बताता है। मैं दे रहा हूं सुनिए। मैंने कहा आप इंक्लूसिव हैं क्या? आप सिर्फ मीम की बात करेंगे और थोड़े से मीम को जोड़ लेंगे। सुनिए दीपक जी, सुनिए। जय मीम और जय भीम। इंक्लूसिवनेस की बात आती है ना, जब इंक्लूसिवनेस की बात आती है ना, तमाम ही लोग एक साथ आते हैं। एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए कि क्या हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वक्त में अगर किसी XYZ किसी भी मदद को एक्सक्लूड कर दिया होता तो क्या वो वर्ग के लोग एक्सेप्ट करते? न करते। क्या हिंदू को निकालते तो करते? नहीं करते। क्या मुसलमान को निकालते तो एक्सेप्ट? जब इंक्लूसिवनेस आई तब ही सर्वस्वीकृत हुआ। जब सर्वस्वीकृत की बात आती है ना, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी। मुझे बताइए, गाड़ी मैंने रखी है ना, मैं बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ दानिश जी। आप आए बाएं साएं कर रहे हैं। एक काम करिए, थोड़ा सा ना कल छुट्टी लीजिए और एक बार AIMIM का जो इतिहास है उसको पढ़ लीजिए कि भाग्यनगर में क्या हुआ था, ये भी पढ़ लीजिए, हैदराबाद में क्या हुआ था। मैं माफ कीजिए, मैं एक डिबेट को एक तरफ ले गया। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुनैद साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मेरा एक सीधा सवाल, आपकी पार्टी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, आपकी पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है जिसको आपने टिकट दिया हो, तो आप भी किस इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं? ये आज देश को समझाइए प्रेम शुक्ला जी। किसने कहा कि हमने टिकट नहीं दिया किसी मुस्लिम को? आज हमारे बिना टिकट दिए ही कोई राज्यसभा में जो है पहुंच जाएगा। राज्यसभा में नामांकित किया हमने विधान परिषद में हमारे जो है, जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है, समाजवादी पार्टी से अधिक विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम सदस्य हैं और उसमें पसमानदा है, शिया हैं, माइनॉरिटी में जो माइनॉरिटी है। क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद पर जो है माइनॉरिटी के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाहता 1947 से लेकर 2024 में, कोई 2023 तक कोई विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में किसी और का नाम एशिया खंड में नहीं हुआ। ऐसे व्यक्तित्व को जो है राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बात कर रहे हैं? हमारे राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान, वो बड़े विद्वान हैं, आप बता दीजिए उनके टक्कर का विद्वान।